नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। भोपाल में रविवार को 3 जनवरी के दिन 2 पूर्व मंत्री दोबारा से मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में दोपहर 12:30 बजे आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सिंधिया के समर्थक रहे तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को एक बार फिर मंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। इसी दौरान मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर को 3 बजे होना प्रस्तावित है। उपचुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आए और इसके बाद से पहले मंत्री रहे नेताओं को मंत्री बनने का इंतजार था। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार बैठकें कर चुके हैं। आज सुबह ही राष्ट्रीय नेतृत्व ने गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट को दोबारा मंत्री बनाने की अनुमति दी है। अगर बीजेपी में सहमति बनती है तो बाकी 4 खाली पदों पर मंत्री पद की शपथ हो सकती है। इंदौर को आज न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर एक बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में किफायती तकनीक से मकान बनाए जा रहे हैं। समारोह में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में हाउसिंग सेक्टर में क्रांति आ रही है और इसके द्वारा लोगों को सुलभ मकान मिलेंगे। ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह होंगे। 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा दिखाएंगे। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का एक उत्तम उदाहरण बनेंगे। आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से बनने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन का समय कम होगा। गरीबों को सस्ती दर पर आरामदायक मकान मिल पाएंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि वो सभी आवासीय प्रोजेक्ट को समय सीमा के भीतर पूरा करेंगे। आज से अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। साथियों, इंदौर में जो घर बन रहे हैं वो उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं होगी, बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। साल भर में 1000 मकान बनाने का लक्ष्य है। अगली 26 जनवरी के पहले इस काम में ये सफलता पाने का इरादा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 378 नगरीय निकायों में अब तक 7,24,000 से अधिक आवास हमारे स्वीकृत हो चुके हैं। 3 लाख आवासों का काम हमने पूरा कर लिया है और 2 लाख से अधिक आवासों का काम प्रगति पर है। मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शेष बचे आवासों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर हम निश्चित समय सीमा में पूरा कर लेंगे। तर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए साल के पहले दिन इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री लाइट हाउस परियोजना के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्होंने एयरपोर्ट के नज़दीक पंचशील कॉलोनी स्थित गरीब बस्ती पहुंचकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ नव वर्ष का उत्सव शुरू किया। मुख्यमंत्री ने लकवाग्रस्त द्वारकाबाई से मुलाकात की। परिवार को बीमारी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देना है। साथ ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर एक्शन होगा। इसके अलावा राम मंदिर धर्म संग्रहण रैलियों पर पथराव को लेकर कहा कि सरकार किसी भी उपद्रवी को छोड़ेगी नहीं। प्रशासन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस दिशा और दशा खो चुकी है। कोरोना काल में एक बहन कल्याणी हो गई, पति नहीं रहे, उस बहन से मिलके आया हूँ। एक बेटी दिव्यांग है, उससे मिलके आया हूँ। एक बेटा भी दिव्यांग है, उससे मिलके आया हूँ। उनके जीवन की गाड़ी ठीक चले इसका प्रबंध किया है। लेकिन ये संकल्प भी है कि जो सबसे पीछे, सबसे नीचे है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सबसे पहले है। उनकी सेवा करके उनकी जिंदगी के कष्ट दूर करना हमारे जीवन का मिशन है।
अयोध्या में निर्मित होने वाले श्री राम मंदिर के निर्माण में देश के 4 लाख गांव के 11 करोड़ परिवारों का दान इकट्ठा होगा और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ आरएसएस अपने आनुषंगिक संगठनों और राजनीतिक दलों के सहयोग से धन जमा करेगी। संघ इसे दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बनाने के लिए देश की अधिकतम आबादी तक पहुंचना चाहता है। श्री राम मंदिर निर्माण में देश के हर नागरिक की भागीदारी हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद 14 जनवरी से देश भर में धन संग्रह का विशेष अभियान शुरू करेगा। अभियान में संघ अपने आनुषंगिक संगठनों को साथ लेकर राजनीतिक दलों का भी सहयोग लेगा। संघ और विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि 14 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत कम से कम देश के 4 लाख गांव की 11 करोड़ परिवारों के घर घर पहुंचा जाए। मध्य प्रदेश में 50,000 से अधिक गांव की 1.25 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। देश भर में हमारा जो रिवाइज्ड असेसमेंट है वो ये है कि हम 5.5 लाख गांवों तक जा सके। मध्य प्रदेश हिंदुत्व का हृदय है। यहाँ के लोगों ने कहा है कि हम 50,000 से ज़्यादा गांवों में जाएंगे। ना राम जन्मभूमि न्यास द्वारा किसी तरह के चंदा की मांग की गई है, ना किसी धार्मिक संस्थान द्वारा, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच में मौजूद पैंच जल विद्युत गृह की 80 मेगावाट की एक यूनिट अचानक से खराब हो गई, जिससे बिजली उत्पादन बंद हो गया। देर रात ये खबर मिलते ही पैंच में मौजूद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पावर हाउस पहुंचे। ऊर्जा मंत्री ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को यूनिट बिगड़ने की जांच करवाने और इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री तोमर ने रिपोर्ट मांगी कि प्लांट का मेंटेनेंस किस एजेंसी ने कब किया था। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ किया कि अगर प्लांट बिगड़ने की वजह मिसमैनेजमेंट सामने आई तो दोषी अफसरों पर एक्शन होगा। गुरुवार रात को पैंच हाइडल पावर प्लांट पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने यहां लगे फायर एक्सटिंग्विशर का मुआयना किया। उन्हें खाली पाने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाए। कोरोना वैक्सीन को लेकर कल देश भर में एक रिहर्सल होनी है और इसके लिए भोपाल के 3 जगहों को चुना गया है। इसकी तैयारी हो रही है। ज़रूरतमंदों को एसएमएस भेजकर टीकाकरण की जानकारी दी जाएगी। वैक्सीन स्टोरेज को लेकर मॉक ड्रिल होगी। वैक्सीन लगवाने वालों की जानकारी दर्ज करने के लिए कोविन ऐप में इसे दर्ज किया जाएगा। ऐप पर जानकारी दर्ज कर देखा जाएगा कि कहीं कोई प्रैक्टिकल दिक्कत तो नहीं। देश में नए साल का आगाज और उसी के साथ मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से कॉलेजों का खुलना। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की शुरुआत प्रायोगिक कक्षाओं के संचालन के साथ की है। कॉलेजों को कोरोना की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए 50% की क्षमता के साथ 3-3 दिन के लिए बैच निर्धारित करके कक्षाएं शुरू करने को कहा है, लेकिन पहले दिन ही कक्षाएं खाली नजर आईं। हर कक्षा में मुश्किल से 5 से 6 छात्र पहुंचे। उच्च शिक्षा विभाग ने 1 जनवरी से सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। 1 जनवरी से पहले सिर्फ 10 दिन प्रैक्टिकल और 10 जनवरी से नियमित कक्षाएं शुरू की जाएंगी, लेकिन पहले दिन कम संख्या में छात्र पहुंचे। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की एचओडी पुष्पा जैन ने बताया कि अभी छात्रों की संख्या कम है। इसकी बड़ी वजह ये कि अब तक छात्रावास खुले नहीं, अधिकांश छात्राएं बाहर की हैं। माहौल तो मतलब ठीक है, लेकिन जितनी उपस्थिति होनी चाहिए बच्चों की उतनी अभी है नहीं है। एक कोरोना का संक्रमण का जो डर है या जो भी है, या पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। हॉस्टल्स भी बंद हैं, तो जो बाहर की लड़कियां हैं हॉस्टल की, तो वो अभी हॉस्टल की सुविधा उनको नहीं मिल रही। इस कारण वो इंदौर नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए वो कॉलेज आने में असमर्थ हैं। और इंदौर में युवक युवतियों को ड्रग्स की लत लगाने वाली प्रीति जैन उर्फ आंटी के बेटे यश जैन के करीबी पोस्टर गर्ल आफिन उर्फ तरन्नुम अकमल और अंकित 2 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर हैं। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने शहर के और भी पब्स और रेस्टोरेंट के नाम लिए हैं जहां पर वो ड्रग्स सप्लाई करने की बात कह रहे हैं। हालांकि पुलिस तफ्तीश कर रही है कि कहीं बदमाश अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए नाम बताकर गुमराह तो नहीं कर रहे हैं।
पुलिस से पूछताछ में आरोपियों ने शहर के 6 पब और रेस्टोरेंट का नाम बताया था, जिस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। पुलिस अब तक इस रैकेट में शामिल 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को पूछताछ में ये भी पता चला है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर को पब लाने का और पब संचालकों से इसका अच्छा कमीशन मिला करता है। साथ ही आफिन यश जैन के साथ मिलकर यहाँ यंगस्टर को नशे की लत लगवाने का काम करती थी। जो ड्रग्स खरीद पाते थे उन्हें लगातार बेचना और जो नहीं खरीद पाते उन्हें अपने साथ पैडलर के तौर पर इस्तेमाल करना। ज़रूरत का ड्रग्स उनको इसी के एवज में दिया जाता था। फिलहाल जांच में ये भी पता चला कि कई यंगस्टर सिर्फ आफीन को सोशल मीडिया पर फॉलो कर उसके लिए पब जाते थे। आईजी का कहना है कि इसमें पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। यह जो मामला है इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें ऐसे गैंग का पर्दाफाश हुआ जो कि युवाओं को इस ट्रैप में फंसा करके इस तरफ धकेलता था। इसलिए बड़े स्तर पर इसमें कार्रवाई भी की गई है और इनके अतिक्रमणों को भी चिन्हित किया गया है, उन पर भी कार्रवाई की गई है और पुलिस का यह अभियान आने वाले समय में भी लगातार जारी रहेगा। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके के जीवन बसेरा अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की गला दबाकर के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर किया। कुछ सालों से अभिषेक और मारिया इस अपार्टमेंट में लिव इन में रहते थे। हालांकि दोनों के घर इंदौर में ही हैं। वो घर से अलग रहकर लिव इन में क्यों रह रहे थे, पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है। आरोपी ने पूछताछ में ये पुलिस को बताया कि उसके और मारिया के बीच आए दिन झगड़े होते थे, लेकिन किसी बात पर झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो अपने गुस्से में काबू नहीं रख पाया और उसने बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर मारिया का गला दबा दिया। इसके बाद उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई थी। पुलिस आरोपी के परिवार वालों को बुलाकर पूछताछ कर रही है। रैन बसेरा करके फ्लैट वहाँ पर रहने वाली एक युवती की मौत हुई है। संदिग्ध है, हत्या की संभावनाएं हैं पूरी और उसमें जो उसके साथ उसका जो लिव इन पार्टनर कहना चाहिए उसके द्वारा हत्या की गई है, ऐसा पता चला है। जो झगड़ा हुआ उसमें उसकी हत्या हुई है। तो डिटेल इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी किया जाना आवश्यक है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद वास्तविक कारण पता चलेगा। इंदौर पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए साल से सख्ती शुरू कर दी है। आईजी ने देर रात को शहर के विभिन्न चौराहों पर जाकर चलने वाली चेकिंग और पुलिस एक्शन पर अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं शहर में जगह जगह स्पीड गन और ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग हो रही है। जो लोग शराब पीकर वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर लोग तेजी से वाहन चला रहे हैं, उन्हें स्पीड गन के माध्यम से मापकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। शहर के प्रमुख चौराहों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। व्हीकल में जो स्पेशली जो स्पीड ड्राइविंग करते हैं, जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, उनके लिए कड़ी कार्रवाई होगी। अभी स्पीड रडार गन दिए गए हैं जवानों को जो कि स्पीड पर नज़र रखेंगे। लोग कई बार शराब पी करके वाहन चलाते हैं, तेज़ गति से वाहन चलाते हैं, कई लोग जान गंवा देते हैं, दूसरों की जान पर खतरा बन बैठते हैं। इसलिए इसको नियंत्रित करने के लिए ऐसा आवश्यक है। इंदौर के 56 दुकान क्षेत्र में मुनरो कैफे पर स्टैंड अप कॉमेडियन के कार्यक्रम का शहर के हिंद रक्षक संगठन ने विरोध किया। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजर समेत कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को तुकोगंज थाने लेकर गए। हिंद रक्षक संगठन का यह आरोप है कि मुनव्वर फारूकी एक सीरियल ऑफेंडर है जो पहले भी अपने शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना चुका है। इतना ही नहीं, गोधरा कांड में मारे गए कार सेवकों के बारे में टिप्पणी कर चुका है। इस मामले में उसने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का नाम भी घसीटा। संगठन को उसके कार्यक्रम की जानकारी पहले ही लग गई थी। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने कार्यक्रम की टिकट खरीदे। उस कार्यक्रम में बैठकर जब सुना तो पाया कि देवी देवताओं और केंद्रीय मंत्री को लेकर वैसे ही मजाक किए जा रहे हैं जो पहले शो में कर चुका है। इसी के विरोध में उसे पकड़कर थाने ले गए। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का वीडियो पुलिस को सौंपा है और कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस के मुताबिक मुनरो कैफे के मालिक मुख्तास जैन ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली। साथ ही कार्यक्रम में 18 साल से कम उम्र के बच्चे मौजूद थे। पुलिस अब वीडियो का परीक्षण कर रही है। स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी करके, वो सीरियल ऑफेंडर है। आज जब हमको जानकारी मिली थी तो मैं और कुछ कार्यकर्ता हम लोग उस शो का टिकट खरीद के हम उस शो में पहुंचे थे और जो हम सोच कर रहे थे वही सब चीज़ें वहाँ हो रही थी। वहाँ हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा था। वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी
और गोधरा कांड का जिक्र किया, उनका नाम उसमें बेवजह घसीटा गया। उनका आपत्ति ये है कि एक तो अनुमति नहीं ली गई थी, 18 साल से कम के बच्चे भी उसमें थे और कुछ विशेष समाज के जो देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई थी, जिसका हम वीडियो देख के परीक्षण कर रहे थे। उस पर हम आवेदन लेके और उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। ब्रिटेन से लौटकर जबलपुर आई एक महिला को कोरोना संक्रमित पाया जा चुका है और इसके बाद भी एयरपोर्ट पर लापरवाही का दौर नहीं रुका। एनजीटी ने कोरोना से जुड़े संक्रमित वेस्ट के सुरक्षित निपटारे का आदेश दिया, लेकिन जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर लापरवाही की हद है। एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों और स्टाफ के इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट्स, फेस शील्ड और मास्क बड़ी तादाद में खुले में ही आपको दिख जाएंगे। बाहर से आने वाले यात्रियों की यूज्ड चीज़ें संक्रमण को बढ़ा सकती हैं, लेकिन डुमना एयरपोर्ट प्रबंधन इसका कतई ख्याल नहीं रखता। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में फेंके गए संक्रमित कचरे पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। वहीं डुमना एयरपोर्ट डायरेक्टर से जब एनजीटी के आदेश का हवाला देकर सवाल पूछने का प्रयास किया तो सवालों से बचते रहे, उत्तर नहीं दिया। एयरपोर्ट पे यहाँ चारों तरफ ये पीपीई किट बिखरी पड़ी हुई है, मास्क बिखरे पड़े हुए हैं। इवन यहाँ पे कुछ जो है वो जो पेशेंट्स की जो है वो मटेरियल भी यहाँ पड़ा दिख रहा है। ये मालूम चल चुका है कि इंग्लैंड से एक महिला आ चुकी है। ऐसी स्थिति में एयरपोर्ट में जो साफ सफाई दिख रही है, ये बहुत ही गंभीर चुनौती का विषय है और गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पे जो भी इसके लिए उत्तरदायी है। बैतूल जिला अस्पताल में 22 साल से अंकुरित आहार बांटने वाली समिति मरीजों और उनके परिजनों के लिए एक बड़ा सहारा बनी है। 1 जनवरी 1999 के दिन बैतूल के तत्कालीन कलेक्टर समेत 7 सदस्यों के साथ शुरू हुए इस मानव सेवा मिशन से अब हजारों लोग जुड़ चुके हैं। अंकुरित आहार परिवार रोजाना जिला अस्पताल में मरीजों और उनके साथ आने वाले अटेंडेंट्स को प्रति व्यक्ति 25 ग्राम के हिसाब से पौष्टिक अंकुरित आहार देता है। रोजाना लगभग 700 से 1000 मरीजों को एक दोना भर के पोषण आहार मिलता है। 25 किलो पोषित आहार प्रतिदिन तैयार होता है, जिसमें तकरीबन 500 रुपये का खर्च आता है। 22 सालों का आकलन किया जाए तो 160 टन से ज़्यादा अनाज बांटा जा चुका है। बड़ी बात यह कि संस्था कोई एनजीओ नहीं है और ना ही इसमें कोई अध्यक्ष या सचिव है। इस परिवार में सभी सदस्यों को बराबरी का दर्जा है। यही वजह है कि इसमें गजब का तालमेल है। इस परिवार ने कभी किसी रिकॉर्ड या पुरस्कार के लिए मानव सेवा नहीं की। 22 साल का ये सिलसिला लाखों लोगों की दुआएं इनका सबसे बड़ा अवार्ड बन चुका है। यह माननीय डीएस राय कलेक्टर बैतूल द्वारा 1 जनवरी 1999 को पत्रकार के सहयोग से चालू किया गया। इसको पत्रकार महोदय ने समाज को समर्पित कर दिया। समाज द्वारा निरंतर 21 वर्षों से इसे चलाया जा रहा है। यहाँ पर सेवा भाव के लिए आते हैं और जिसमें प्रति दिन 500 रुपये के हिसाब से फंड हमारा जमा होता है, जिससे हमारा अंकुरित आहार पिछले 22 सालों से अनवरत चल रहा है। हमारे मरीज 10 दिन हो गए, ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो उनके में हम सोमवार से आए हैं यहाँ पे सुरक्षा के लिए और हमको आहार मिलते रहता है यहाँ पे। कैसा लगता है खाने में? समय अनुसार सही है। जबलपुर के भंवरताल गार्डन समेत अन्य गार्डन्स में व्यायाम और कसरत करने वाले मॉर्निंग वॉकर से नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन टैक्स वसूलने के मामले में IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ। हमने कल आपको दिखाया था कि घपले, घोटालों, भ्रष्टाचार के लिए बदनाम जबलपुर नगर निगम ने अब लोगों से ताज़ी हवा के लिए शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। इसका तुगलकी फरमान जारी किया। खबर को लगातार दिखाया गया। इसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए भंवरताल गार्डन समेत शहर के अन्य उद्यानों में आने वाले लोगों के साथ कई संगठनों ने निगम प्रशासन के खिलाफ लामबंद होकर विरोध किया। निगम प्रशासन के ऑक्सीजन टैक्स का विरोध करने के बाद में लोगों का आक्रोश देख देर रात को ऑक्सीजन टैक्स के नाम पर एंट्री फीस लेने का फरमान वापस ले लिया गया। मॉर्निंग वॉक करने वालों को निःशुल्क एंट्री देने के निर्देश दिए गए। इसे लेकर लोगों ने IBC24 को थैंक यू कहा है। दिन पहले निगम प्रशासन ने अचानक ही एक तानाशाही आदेश निकाल दिया कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक पे आते टहलने आते हैं उनको इसका गार्डन के अंदर आने का शुल्क देना पड़ेगा। धन्यवाद देते हैं IBC चैनल का जिन्होंने हम पूरी योग प्रेमियों की आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचाई और आज नगर निगम प्रशासन को झुकना पड़ा। जबलपुर में हमारे भंवरताल गार्डन में 10 रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क लिया जाना शुरू हो गया। संभाग आयुक्त से बात भी की और तब जाके उन्होंने इस बात को रखा और माना
कि निश्चित रूप से ये प्रवेश शुल्क गलत है और 6 बजे से 10 बजे तक निःशुल्क किया गया है। IBC चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने जनहित के मुद्दे पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्वालियर शहर को 2021 में 2 नई बड़ी सौगातें मिलेंगी। शहर में 15 किलोमीटर लंबी सड़क को हेरिटेज लुक के साथ बनाया जाएगा। साथ ही रोड के दोनों तरफ अंडरग्राउंड विद्युतीकरण, फुटपाथ और तय अग्निशमन हाइड्रेंट नेटवर्क जैसे कई अत्याधुनिक प्रावधानों के साथ सौंदर्यीकरण होगा। इस रोड पर को राजपथ का नाम मिलेगा। सिंधिया परिवार के महल से होते हुए महाराज बाड़ा तक ये रोड जाएगी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 240 करोड़ रुपए खर्च कर PPP मॉडल पर विश्व स्तरीय सुविधाएं जुटाई जाएंगी। रेलवे इसके लिए टेंडर अपलोड करने जा रहा है। प्रोजेक्ट में ग्वालियर स्टेशन की हेरिटेज इमारत का खास ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही रीडेवलपमेंट के तहत सिंधिया स्टेट के समय बनी इमारत को छोड़कर आसपास बने दोनों ब्लॉक्स को तोड़ा जाएगा, लेकिन निर्माण कार्य में हेरिटेज लुक का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही सभी प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह कवर्ड किया जाएगा। दिन में जहां प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था का पूरा ध्यान होगा, वहीं रात में बेहतर प्रकाश के लिए उच्च क्वालिटी की लाइट्स लगाई जाएंगी। 2021 में 2 बड़ी सौगातें शहर को मिलेंगी। पहली मिलेगी कि जो दक्षिण विधानसभा में स्मार्ट रोड के नाम से 15.5 किलोमीटर की एक बड़ा टेंडर हुआ है। दूसरा प्लान है शहर का जो अपना स्टेशन डेवलपमेंट का है, जिसमें स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए 240 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट का सफर नाव की सवारी के बिना अधूरा माना जाता है, लेकिन पर्यटकों को नाव की सवारी कराने वाले नाविक इन दिनों हालात से बेहद निराश हैं। कोरोना काल ने इनके व्यवसाय को बुरी तरह असर किया है। आर्थिक मंदी के चलते नाविकों और उनके परिवार की कमर टूट गई है। हालांकि नए साल का जश्न मनाने देश के कोने कोने से पर्यटकों की आमद है। नाविकों के चेहरे अब इससे खिले हुए हैं। साल 2021 को लेकर भेड़ाघाट के नाविक उत्साह में हैं, उमंग से भरे हैं। वैक्सीन के आने की सुबोगाट के बीच नाविक 2021 को उम्मीदों से भरा मानते हैं। 2020 काफ़ी निराशाजनक रहा। कोरोना संक्रमण के चलते इनका व्यवसाय बुरी तरह चौपट हुआ। बहुत गया था उसमें। कोरोना काल में हम लोग बहुत मजबूर थे, वहाँ चला नहीं, हम लोगों का दाल रोटी नहीं चला। हम लोगों ने 3-4 महीना बहुत बुरे झेले हैं। हम लोग तो ये चाहते हैं नया साल में कि हम लोगों की जीवन अच्छा जाए और साल भर अच्छा जाए और अच्छी दाल रोटी चले। नए साल के उपलक्ष्य में माँ नर्मदा की मनमोहक धारा को देखने और प्रकृति का वातावरण को लुत्फ लेने नए साल के अवसर पे यहाँ आए हुए हैं। और नए साल में यही उम्मीद है कि जो कोरोना का महामारी चल रहा है वो नए साल पे जल्द से जल्द खत्म हो, वैक्सीन आए। हमको यहाँ पर आने में बहुत अच्छा लगा और हमारे सारे दोस्त हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी खूब आनंद लिया हमने और बाकी यहाँ के नज़ारे की कोई महिमा अपूर्ण है बहुत ज़्यादा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।